हेलो एवरीवन। मैं क्षितिज जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैनिक जीवन में हम सभी किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित होते हैं। हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक है इन्फ्लेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड टाइप्स, यानी मुद्रास्फीति, परिचय, अर्थ और प्रकार। एक कंज्यूमर होने के नाते और बाजार से जुड़े होने के कारण हम सभी को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को समझना चाहिए। यह टॉपिक बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए और सीएस के एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम मुद्रा की विशेषता यानी फीचर्स ऑफ करेंसी, मुद्रास्फीति का परिचय, मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति के प्रकार और मुद्रास्फीति के कारणों को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मुद्रा की विशेषता या फीचर ऑफ करेंसी को समझते हैं। आर्थिक जगत से जुड़े होने के कारण हम सभी करेंसी क्या होती है इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। करेंसी या मुद्रा को हाथ का मैल भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका मूल्य स्थायी नहीं रहता है। मुद्रा के मूल्य में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी परिवर्तित होता रहता है। यदि हम मुद्रा के मूल्य और किसी वस्तु के जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो इनमें ठीक विपरीत संबंध पाया जाता है। जब किसी भी वस्तु या सेवा की सामान्य कीमत या जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि हो जाती है तो हम पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं। इसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। दूसरी ओर जब किसी वस्तु की जनरल प्राइस या सामान्य कीमत में कमी होती है तो हम पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं। अर्थव्यवस्था में इस स्थिति को मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन कहा जाता है। इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से मुद्रास्फीति को समझने के लिए हम 3 स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है और उसकी मांग पहले के समान रहती है तो समाज में पूंजी का लेवल बढ़ता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर अधिक पूंजी उपलब्ध हो जाती है। पूंजी अधिक मिलने के कारण उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है और जो प्रोड्यूसर होता है वह अधिक उत्पादन को बढ़ाने लगते हैं। दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से समाज की मौद्रिक आय भी बढ़ने लगती है। जब आय बढ़ जाती है तो लोग उपभोग की वस्तुओं की अधिक मांग करने लगते हैं और इस मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। ऐसा हो सकता है कि उत्पादन के साधनों के पूर्ण उपयोग के बाद भी मुद्रा की पूर्ति लगातार जारी रहे या लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि लगातार होती रहे। ऐसी स्थिति में मौद्रिक आय में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उस अनुपात में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि बाजार की स्थिति सामान्य हो, यदि सब कुछ नॉर्मल हो, तो बाजार में जितनी मांग है उसी अनुपात में वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है। इस स्थिति में यदि हम 1 किलो प्याज लेने के लिए जाएं तो हो सकता है वह प्याज हमें 30 रुपये में मिले। पर यदि बाजार में स्थिति सामान्य न हो, जिस अनुपात में मांग की जा रही है उस अनुपात में वस्तुओं की पूर्ति न हो पाए, तो ऐसा हो सकता है कि 1 किलो प्याज की कीमत बढ़कर 60 रुपये हो जाए। तो वस्तुओं के मूल्य में होने वाली इसी वृद्धि को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम महंगाई कहते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दी है। इनमें से प्रोफेसर पीटरसन और प्रोफेसर पेगू की परिभाषा सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार द वर्ड इन्फ्लेशन इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस रिफर्स टू एनी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल विच इज सस्टेन्ड एंड नॉन सीजनल इन कैरेक्टर। अर्थात विस्तृत अर्थों में मुद्रास्फीति से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि से है जो स्थायी और निरंतर और चरित्र में गैर मौसमी होती है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन मनी इनकम इज एक्सपेंडिंग मोर देन इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन और इनकम अर्निंग एक्टिविटी। अर्थात मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय उत्पादन के अनुपात में अधिक बढ़ रही हो। मुद्रास्फीति के अर्थ को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। मुद्रास्फीति के प्रकारों को हम सरल तरीके से समझने के लिए इन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रीज़न और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति 3 प्रकार की होती है। पहला मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दर के आधार पर मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रेपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा भागती हुई मुद्रास्फीति या रनवे इन्फ्लेशन, और चौथी चरम मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को ही गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति के इन सभी प्रकारों को हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित मुद्रास्फीति, यह अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फ्लो अचानक बढ़ जाए, यानी कि तरलता अधिक बढ़ जाए, तो उपभोक्ता के पास सरप्लस राशि बच जाती है। इस सरप्लस राशि का उपयोग उपभोक्ता कंजम्पशन के उद्देश्य से करता है। इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उत्पादन की क्षमता की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। यदि इस बढ़े हुए मांग की सही समय पर पूर्ति न की जाए, तो इससे वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण इस वृद्धि को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक होने के बहुत से सामान्य कारण हैं, जैसे कि यदि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो जाए, या रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न हो जाएं, या बैंक से आसानी से और कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति हो जाए, या इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी कर दी जाए। इन सभी स्थितियों में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ताओं की आय बढ़ने के कारण उनके द्वारा अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, और यदि उनकी मांग की समय में पूर्ति न की जाए, तो इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। इसे ही मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बाजार में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग की जाती है और आपूर्तिकर्ता के द्वारा वस्तु की सप्लाई की जाती है। यदि हम मांग और पूर्ति को तराजू के दोनों पलड़ों में रखें, तो सामान्य रूप से तराजू के दोनों पलड़े आपस में बराबर होते हैं या बैलेंस के रूप में होते हैं। यदि उपभोक्ता के द्वारा 100 किलो वस्तु की मांग की जाती है और आपूर्तिकर्ता के द्वारा 100 किलो वस्तु की आपूर्ति कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में तराजू के दोनों पलड़े आपस में बराबर होंगे और दोनों में संतुलन होगा। ठीक यही स्थिति बाजार की भी होती है। इसे ही बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। पर यदि किसी कारण से बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो उस अनुपात में वस्तु की आपूर्ति या सप्लाई नहीं की जा सकती है और बाजार असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। इसे समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। उपभोक्ता के द्वारा पहले के समान 100 किलो वस्तु की मांग की जाए, पर बाजार में केवल 80 किलोग्राम ही वस्तु उपलब्ध हो। दूसरी स्थिति में उपभोक्ता के द्वारा पहले से अधिक 120 किलोग्राम वस्तु की मांग की जाए, पर बाजार में केवल 100 किलोग्राम वस्तु ही उपलब्ध हो। इन दोनों ही स्थितियों में वस्तुओं की मांग वस्तुओं की पूर्ति से अधिक है, यानी कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। इस स्थिति में बाजार में संतुलन बिगड़ जाता है। वस्तुओं की डिमांड अधिक होने के कारण और उस अनुपात में वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाने के कारण वस्तु की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्रेता किसी भी कीमत पर वस्तु को क्रय करना चाहते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए बोली लगने लग जाती है और उसके कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है। इसलिए डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ती है, वस्तु की पूर्ति न हो पाने के कारण वस्तु के मूल्य में उतनी ही अधिक वृद्धि होती जाती है। वस्तु के मूल्य में मांग के कारण होने वाली इस वृद्धि को ही मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यह उत्पादन की प्रोसेस की लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। एक प्रोसेस का माल दूसरे प्रोसेस में जाता है और दूसरे प्रोसेस का माल फिर तीसरे प्रोसेस में जाता है, और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अंतिम उत्पाद ग्राहक को मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी प्रोसेस में वस्तु की उत्पादन की लागत बढ़ जाए, तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि वस्तु का अंतिम मूल्य बढ़ जाता है और उपभोक्ता को वह वस्तु पहले की तुलना में अधिक मूल्य पर प्राप्त होती है। जैसे कि कच्चे माल की कीमत में यदि वृद्धि हो जाए, या मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाए, या बिजली की दर में वृद्धि हो जाए, या परिवहन की लागत में वृद्धि हो जाए। किसी भी प्रक्रिया में इनमें से किसी भी कारण से यदि मूल्य में वृद्धि होती है, तो इससे अंतिम उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है। इसे ही लागत जनित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। ऐसा हो सकता है कि वस्तु का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो, वस्तु की मांग पर्याप्त हो, पर फिर भी संरचनाओं की कमी के कारण वस्तु की आपूर्ति समय में न हो पाए। जैसे कि वस्तु के उत्पादन होने के बाद उसके भंडारण की कमी होना, वस्तु के परिवहन की सुविधा की कमी होना। इन संरचनाओं की कमी के कारण वस्तुओं की आपूर्ति सही समय में नहीं हो पाती है और इसके कारण वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है।
जमाखोरी और काला बाजारी भी कुछ व्यावसायिक कारण हैं जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी, मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर के आधार पर मुद्रास्फीति को 4 प्रकार से बांटा गया है: रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति और चरम या हाइपर मुद्रास्फीति। इन प्रकारों को हम समझते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रैपिंग इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति की वृद्धि की दर 3% वार्षिक तक होती है। कीमतें यहाँ पे समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती हैं। इस मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग कायम है, उपभोग हो रहा है और आर्थिक वृद्धि भी धीरे धीरे हो रही है। सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यही प्रारूप पाया जाता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग और ट्रोलिंग इन्फ्लेशन: जब मुद्रास्फीति की वृद्धि की दर 3% से 10% वार्षिक तक होती है तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। विकासशील देशों में चूंकि मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक तीनों प्रकार के मुद्रास्फीति के कारक उपस्थित होते हैं, इसलिए विकासशील देशों में इस प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। यदि मुद्रास्फीति 3% से 10% के बीच में होती है, अर्थात महंगाई के बढ़ने की दर 3% से 10% के बीच होती है, तो यह एक प्रकार से सरकार के लिए चेतावनी है। इस स्थिति में सरकार को मुद्रास्फीति को या महंगाई को नियंत्रित करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। भागती हुई मुद्रास्फीति या रन अवे इन्फ्लेशन: जब मुद्रास्फीति की वृद्धि की दर 10% से अधिक और 30% के बीच होती है तो उसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह मुद्रास्फीति की वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है और यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति या महंगाई अब नियंत्रण के बाहर जा रही है, इसलिए सरकार के द्वारा तत्काल इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। चरम मुद्रास्फीति या हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन: यह मुद्रास्फीति की सबसे भयावह स्थिति है। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर चली जाती है तो इसे चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में लागत प्रेरित, मांग प्रेरित और संरचनात्मक ये तीनों ही कारक अपनी चरम अवस्था में होते हैं। जब महंगाई के बढ़ने की दर अपनी चरम अवस्था में हो और गैलोपिंग इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक बुरा संकेत है। इस स्थिति में विदेशी निवेशक अपने धन को तेजी से निकालने लग जाते हैं और देश का खजाना खाली होने लगता है। इस स्थिति में सरकार को अपने खर्चों की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में नोटों को छापना पड़ता है। जर्मनी में 1920 में और अमेरिका में सिविल वॉर के समय इस प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिली थी। यह मुद्रास्फीति का सबसे बुरा रूप है। अब हम मुद्रास्फीति के कारण या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को समझते हैं। जैसा कि इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा कि किसी भी कारण से उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाने के कारण या किसी भी कारण से वस्तु की सप्लाई में कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता किसी भी कीमत पर उस वस्तु को क्रय करना चाहता है, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत या उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसे ही महंगाई या मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। कंज्यूमर के द्वारा वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स की आय में वृद्धि हो जाना, सरकार के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाना, सरकार के द्वारा अपने व्ययों की पूर्ति के लिए घाटे की व्यवस्था करना, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के कारण या सरकार के द्वारा अधिक नोटों की छपाई किए जाने के कारण भी डिमांड बढ़ सकती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में काले धन में वृद्धि होना, सरकार के द्वारा करों में कमी किया जाना, सरकार के द्वारा जनता से लिए जाने वाले ऋण की मात्रा में कमी करना, जनसंख्या में वृद्धि होना और निर्यात में वृद्धि होना। इन सभी कारणों से जनता की आय में वृद्धि होती है। उनकी आय में वृद्धि होने से वे अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं और उस मांग की पूर्ति न हो पाने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाजार में वस्तुओं की मांग के अनुपात में सप्लाई न हो पाने के कारण या सप्लाई में कमी होने के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। वस्तुओं की सप्लाई में कमी होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कच्चे माल की कमी होना, उत्पादन की मात्रा में कमी होना, वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाना, तकनीकी में परिवर्तन हो जाना, औद्योगिक झगड़े जिसके कारण उत्पादन की मात्रा में कमी होती है, प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे अत्यधिक पानी गिर जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप का आना, ये सारी घटनाएं भी वस्तुओं की सप्लाई में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादक के द्वारा विलासितापूर्ण वस्तुओं को उत्पादन किया जाना भी मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मांग की जाती है
पर उत्पादक के द्वारा उनके स्थान पर विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त यातायात के साधनों की उपलब्धता में कमी सही समय पर वस्तुओं की आपूर्ति करने में बाधक होता है, जिसके कारण भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इनके अतिरिक्त सरकार की कर नीति, सरकार की औद्योगिक नीति, युद्ध और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं जो वस्तुओं की सप्लाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ते जाती है और यह स्थिति इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अब सवाल यह उठता है कि इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती है। क्या इन्फ्लेशन पूंजी निर्माण का साधन है? इन्फ्लेशन किस सीमा तक आर्थिक विकास का लाभप्रद उपकरण है? यह किस सीमा तक किसी देश के आर्थिक विकास के संवर्धन का उपकरण हो सकती है? मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है और मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमने मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के अर्थ को समझा और इससे जुड़ी हुई आधारभूत बातों को जाना। यदि आपको आज का यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।